जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं वहां से हम क्लासों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने थारू जनजाति को कवर किया। उसके बाद हमने भूटिया जनजाति को कवर किया। आज की क्लास में हम बात करेंगे जौनसारी जनजाति के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जौनसारी जो जनजाति है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अगर पूछे उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो फिर हो जाएगा जौनसारी जनजाति है। जबकि राज्य की प्रथम या सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं थारू जनजाति उत्तराखंड की या राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, लेकिन जो ये जौनसारी जनजाति है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन जो गढ़वाल की है, अगर पूछे गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो गढ़वाल की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी जौनसारी जनजाति है। दोस्तों, जो ये जौनसारी जनजाति है मुख्य रूप से देहरादून के चक्राता, कालसी और लाखा मंडल क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, किन क्षेत्रों में? चक्राता, कालसी और लाखा मंडल क्षेत्रों में निवास करती है। अगर मुख्य रूप से संख्या पूछे तो देहरादून में 39 पट्टियों और 358 गांवों में निवास करने वाली ये जनजाति है। कितने गांवों में, ये याद रखना, यूकेएसएससी पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आने वाले टाइम के लिए। 39 पट्टियां और 358 गांवों में निवास करती है आपकी कौन सी? जौनसारी जनजाति। दोस्तों, जौनसारी जनजाति में यहाँ पे हम अगर कुछ फैक्ट देखें तो जौनसारी जनजाति में बाइथा। दोस्तों, बाइथा एक प्रकार की झाड़ फूक की विधि है। झाड़ फूक की विधि है का मतलब है कि कोई भी आदमी किसी तरीके से परेशान है या उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए एक प्रकार की ये बाइथा क्या है? झाड़ फूक की विधि है। या अगर पूछा जाए कि गणाद प्रथा, अब क्या है गणाद प्रथा क्या है तो जौनसारी समुदाय में अपने शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वो कहलाती है गणात प्रथा कहलाती है। अपने शत्रु परिवारों को किसी का भी जो शत्रु परिवार है उस शत्रु परिवार को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जौनसारी समुदाय द्वारा अपने शत्रु परिवार को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या है? गणात प्रथा का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों ओझा विधि। जो ओझा विधि है, कोई भी व्यक्ति बीमार है और अगर हॉस्पिटल जा रहा है उस पर दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो उस पर प्रयोग की जाने, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है ओझा विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? ओझा विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगला है दोस्तों माली। माली कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिन पे भूत प्रेत लग जाता है उनसे उन भूत प्रेतों को भगाने के लिए जो विधि प्रयोग जिस पर देवता अवतरित होता है वो कहलाता है माली कहलाता है। ये हम लोग देवभूमि के निवासी हैं, ये लगभग हर क्षेत्र में होता है ये माली। हर जगह पे अलग अलग इनको नामों से जाना जाता है। हमारे क्षेत्र में इनको बक्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इससे ये होगा कि हर क्षेत्र के बारे में जो स्थानीय शब्द हैं उनका पता चल जाएगा। एग्जाम में आपको पता है कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो माली हो गए, तो यानी याद समझ लो बाइथा, गणात प्रथा, ऊजा विधि और माली, ये चार अलग अलग फैक्ट होते हैं। इसके अलावा हमने जब ये पढ़ा था भूटिया जनजाति, वहां पे हमने दो संस्कार देखे थे उनके, कौन कौन से? भूमो संस्कार और गवन संस्कार। और गवन संस्कार, ये दो संस्कार जिनको याद हैं कमेंट में जरूर बताएं कि भूमो संस्कार क्या है और गवन संस्कार क्या है। ठीक है अगला दोस्तों जौनसारी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। जो जौनसारी समाज जनजाति है उसकी सामाजिक व्यवस्था में अगर हम बात करें तो जो जौनसारी जनजाति है खुद को पांडवों का वंशज मानती है। जो जौनसारी जनजाति है खुद को क्या मानती है? पांडवों का वंशज मानती है। इससे पहले हमने थारू जनजाति मान देखी थी जो खुद को सिसोदिया वंश का मान रही थी, सिसोदिया वंश का या महाराणा प्रताप का वंशज मान रही थी, महाराणा प्रताप का वंशज मान रही थी। उसके बाद हमने भोटिया लोग देखे थे जो अपने को खस राजपूत मान रहे थे। क्या मान रहे थे? खस राजपूत मान रहे थे। और जो जौनसारी जनजाति होती है अपने को पांडवों का वंशज मानती है। ये जौनसारी जनजाति है दोस्तों जो ये मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण होती है और मुख्य रूप से तीन वर्गों में इन्हें बांटा गया। अगर पूछा जाए
कि जौनसारी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जौनसारी जनजाति को निम्न में से किस वर्ग में नहीं बांटा गया है। ठीक है, ये 3 वर्ग दे देगा, इसलिए इन 3 वर्गों को याद रखना, हरिजन, खसास और कारीगर। कौन कौन? हरिजन, खसास और कारीगर, इन 3 वर्गों में बांटा गया है किसको? जौनसारी जनजाति को। ठीक है दोस्तों, जो ये खसास वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बोला कि पूछ सकता है कि जौनसारी जनजाति को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत नहीं बांटा गया है, या पूछा जा सकता है कि जो ब्राह्मण और राजपूत होते हैं जौनसारी जनजाति में किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत? खसास वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, और इनमें पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। लगभग सभी में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। जौनसारी जनजाति में निम्न वर्ग के अंतर्गत कोल्टा आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि जौनसारी जनजाति में सबसे जो निम्न वर्ग होता है वो कहलाते हैं कोल्टा लोग कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कोल्टा। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा इस कोल्टा कहलाते हैं तो कोल्टा समुदाय को देखें, तो सबसे पहले जो कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया था 17 फरवरी 1959 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, कोल्टा समिति का गठन कब किया गया था? तो 17 फरवरी 1959 को किया गया था। मतलब ये नोट्स अलग अलग बुकों से कलेक्ट किए गए हैं, चाहे वो BS ने की बुक हो गई, परीक्षा वाणी हो गई, यूकेपीडिया हो गई, या राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बुक हो गई। इन अलग अलग जहां पे जो चीजें मिली, वहां अच्छी मिली या नई चीज मिली, उन सबको इन वीडियो में कवर किया गया है। तो देखो, मैंने कहा कोल्टा जांच समिति का गठन 17 फरवरी 1959 को किया गया था, और जो ये कोल्टा समिति थी, बलदेव आर्य इसके अध्यक्ष थे। हुआ क्या था कि यूपी सरकार ने कोल्टाओं की दशा सुधारने के लिए इस समिति का गठन किया था। इनकी जो मुख्य प्रथा है, एक प्रथा याद रखना, नमती प्रथा है, बाजगी, जिसको हम क्या कहते हैं? बाजगी बोलो, औजी बोलो, जो ढोल तम बजाने वाला काम करता है, वो बाजगी द्वारा सूर्योदय से पूर्व व सोने से पहले बाजा बजाने की जो परंपरा है उसे नमती प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमती प्रथा। देख समझ गए, नमती प्रथा यानी सूर्योदय से पूर्व और सोने से पहले जो बाजगी द्वारा, ठीक है, बाजा बजाने की जो परंपरा है वो कहलाती है नमती प्रथा। और अगर पूछा जाए नमती प्रथा किससे संबंधित है, तो कोल्टा समुदाय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और प्रथा है मात। मात कहलाता है वह कोटा जो साहूकार के यहाँ ऋण के सूद के बदले जीवन भर कार्य करते हैं। इन्हें मात, बंधुआ या हांडी कहा जाता है। मात क्या हुआ? कहने का मतलब है कि आपने किसी से ऋण लिया, उधार लिया, और उस उधार के ब्याज के रूप में, यानी जो काम करेगा वो मूलधन तो देना ही देना है वापस, और ब्याज क्या होगा? ब्याज के बदले काम करना है और जीवन भर काम करेगा। अब देखो, जीवन भर अगर ब्याज के रूप में काम करेगा तो मूलधन तो कभी दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो ये कोल्टा समुदाय है, ये क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? फ्री में काम करते रहते हैं साहूकार के यहाँ। ठीक है, अब खैर ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त की ओर है। तो लेकिन इसमें जो मुख्य फैक्ट है 17 फरवरी 1959 और नमती प्रथा, ये 2 चीजें याद रखना। अगला है जौनसारी जनजाति की विवाह परंपराएं। दोस्तों, जौनसारी जनजाति की जो विवाह परंपराएं हैं, उनके अंतर्गत अगर हम देखें, इनमें बहुपति विवाह, क्योंकि मैंने कहा ये पांडवों के खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं, तो ये इसलिए क्या करते हैं, इनमें बहुपति विवाह प्रथाओं का प्रचलन है जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ठीक है, प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में इनके विवाह हैं वो बाज दिया, बेवा की और बोईदोदी विवाह प्रथाएं का प्रचलन है। कौन कौन से बोली मैंने? बाज दिया, बेवा की और बोईदोदी। अगर पूछा जा सकता है कि जौनसारी जनजाति की विवाह प्रथाएं हैं, ये 3 ये दे देगा, चौथी कोई भी दूसरी अगली दे देगा। जबकि हमने थारू में देखा था दिखनोरी प्रथा, बदला विवाह प्रथा, बैदान विवाह प्रथा। ठीक है, इसके बाद हमने भोटियों में देखा दामोल विवाह प्रथा, तत्सत विवाह प्रथा, गंधर्व विवाह प्रथा, भावस देवर विवाह प्रथा। ये हमने इससे पहले किसमें देखा? भोटिया जनजाति में देखा। तो याद रखना, ये इनकी विवाह प्रथाएं हैं तीनों की। ठीक है दोस्तों, जौनसारी लोग जो विवाहित लड़की होती है उसे रयांती और अविवाहित लड़की को धियांती कहते हैं। ठीक है, और जौनसारी विवाह भाषा में विवाह को जजोड़ा कहा जाता है। ये नया फैक्ट एक मिला है कि क्या कहते हैं? जजोड़ा कहते हैं। जबकि दामी तो आपने देखा था भोटिया जनजाति में। ठीक है, या उनमें थारू में था अपना पराया, बात पक्की पक्की पौड़ी।
ठीक है, ये अलग अलग फैक्ट थे किसमें, थारू जनजाति में। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि ये लोग क्या कहते हैं, विवाह को क्या कहते हैं, जजोड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं, जाजोड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन लोग, जौनसारी लोग करते हैं। अब मैंने कहा कि जौनसारी जनजाति की विवाह प्रथाएं बाजदिया, बेवाक और बोईदोदी विवाह प्रथाएं हैं। तो जो बेवाक की विवाह प्रथा है, यह एक प्रकार का साधारण विवाह प्रथा है जिसमें केवल परिजन लोग शामिल होते हैं, यानी आराम से घर के जो मेंबर हैं 4-5 वो लोग जाएंगे और अपना विवाह का कार्यक्रम निपटा देंगे। तो ये विवाह प्रथा कहलाती है बेवाक की विवाह प्रथा। अब जो बोईदोदी विवाह प्रथा है दोस्तों, बोईदोदी विवाह प्रथा के अंतर्गत परिजनों के साथ साथ गांव के लोग भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब अगला विवाह प्रथा है बाजदिया। बाजदिया, बेवाकी और बोईदोदी, मैंने कहा 3 विवाह प्रथा हैं। बाजदिया जो है इनका क्या है, सर्वश्रेष्ठ विवाह है, शान शौकत का विवाह है। और इसी विवाह प्रथा के अंतर्गत कन्या पक्ष वर के घर बारात लेके जाती है। अगर पूछा जाए किस विवाह प्रथा के अंतर्गत कन्या वर पक्ष के घर बारात लेके जाती है, तो वो बाजदिया विवाह प्रथा है। कौन सा, बाजदिया विवाह प्रथा है। ठीक है, दाम विवाह कहलाता है दोस्तों। इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु का दाम दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर के दुल्हन के लड़की के घर वाले को पैसा दिया जाता है लड़की के बदले। खोत या छूट प्रथा, यह एक विवाह विच्छेद प्रथा है। अब हमने देखा था विवाह विच्छेद प्रथा में उरारी देखा था आपने, किस जनजाति में था तलाक देने की रस्म उरारी? आप मुझे कमेंट करें, जो यहाँ तक तुरंत कर रहे हैं, किसके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि उरारी तलाक देने की रस्म किस में थी? तो उसी के समान खोत या छूट प्रथा का प्रयोग किया जाता है किसमें, आपकी जौनसारी जनजाति में। और जीव धन होता है, जीव धन था वर, और हो रखा है वर पक्ष की ओर से मंगनी के दिन कन्या को दी जाने वाली रकम जीव धन कहलाती है। जिस दिन सगाई होती है उस दिन लड़के पक्ष के द्वारा लड़की को जो पैसा दिया जाता है वो कहलाता है आपका जीव धन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रमुख ये क्या है, जौनसारी जनजाति के प्रमुख आभूषण हैं और एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। जो हाथ के आभूषण हैं, छागुला, वंगणी, कांगणी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि छागुला, वंगणी, कांगणी शरीर के किस भाग के आभूषण हैं, तो हाथ के आभूषण हैं, और किसके हैं, जौनसारी जनजाति के हैं। अगर कान के आभूषण पूछे, बाली, बाली तो समझ में आ ही जाएगा, मुर्की या हम मूर्खली भी कहते हैं हम इन्हीं को, लावी, ठीक है, गोखड़ू, वरागढ़। दोस्तों ये कान के मुख्य रूप से आभूषण हैं, किसके, जौनसारी जनजाति के। नाक के आभूषण है तिल्ली और बुलाक, ठीक है, हम लोग इस तिल्ली को क्या कहते थे, सूत कुछ कहते हैं शायद, ठीक है, और बुलाक भी हम लोग को जानते हैं। गले के आभूषण है खगाली, तिमड़िया और काठी, ठीक है, या इसे हम लोग इसके जगह पे कंठी माला याद रखो, कंठी, ठीक है, तो उसी के समान ये काठी होती है। खगाली और तिमड़िया ये क्या है, गले के आभूषण हैं। और पैर के क्या है, पोलड़ी और पजवाई। जो ये पजवाई होती है पायल के समान होती है, इसलिए इसको याद रखना। और पोलड़ी, तो याद रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आभूषण है किसके, जौनसारी जनजाति से, ठीक है। और उस जो उत्तराखंड के आभूषणों के जो टॉपिक है वहां पे भी ये उसमें भी सम्मिलित हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमने देखा कि इनकी जो विवाह प्रथा थी, बाजदिया, बेवाक और बोईदोदी विवाह प्रथा थी। इसके अलावा जो ये लोग पहनते हैं आभूषणों के अलावा, इनका मुख्य पहनावा घाघरा, झगोली और पैजामा है। घाघरा है, झगोली है और पैजामा है। और जो इनकी ऊन से बनी टोपी होती है वो क्या कहलाती है, डिगुबा कहलाती है। अगर पूछा जाए जौनसारी जनजाति में ऊन से बनी टोपी कहलाती है, तो याद रखना डिगुबा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, डिगुबा के नाम से जानी जाती है। अब है जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहार और देवता। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, त्योहार और देवता से आपके मेला और त्योहार वाले टॉपिक को भी कवर करेगा। सबसे मुख्य देवता है इनके महाशु देवता। दोस्तों महाशु देवता का जो मंदिर है, अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो टोंस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, टोंस नदी के तट पर स्थित है आपका इनका महाशु देवता का मंदिर। और अगर पूछा जाए महाशु देवता का मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव को समर्पित है। किसको, शिव को समर्पित है। इससे पहले हमने देखा था जो आपने देखा खड़का भूत और पछावन देवताओं को देखा था, या बागेश्वरी देवी को देखा था,
शीतला देवी को देखा था। ठीक है, आप मुझे यहाँ तक कम देख रहे हो अगर तो ये बताना खड़काभूत और पछावन किस जनजाति के देवता है? खड़काभूत और पछावन। ठीक है, तो जो महासूत देवता का मंदिर है किसको है? शिव को समर्पित मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण है कोटी बनाल वास्तुकला में किया गया है। एक भूकंप रोधी वास्तुकला है और राज्य की सबसे प्राचीन वास्तुकला में से एक है। कौन सी? कोटी बनाल वास्तुकला। दोस्तों ये महासूत देवता का जो मंदिर है, अगर पूछा जाए कि महासूत देवता का मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो हूण शैली में महासूत देवता मंदिर का निर्माण किया गया है। और महासूत देवता का प्रमुख त्योहार है जागड़ा का त्योहार। अगर पूछा जाए कि जागड़ा का त्योहार किस जनजाति से संबंधित है, तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। जागड़ा का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, तो भादों महीने में ये जागड़ा का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इस जागड़ा के त्योहार में होता क्या है कि महासूत देवता की डोली को ले जाकर के टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। हमारे देवभूमि में क्या है, देवताओं की देव डोली को स्नान कराने का प्रमुख रूप से क्या है, एक प्रकार की विधि है। तो इसी के तहत जागड़ा त्योहार में महासूत देवता की डोली को टोंस नदी में ले जाकर के क्या कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। और भव्य रूप से जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला ये त्योहार है आपका कौन सा? जागड़ा का त्योहार। ठीक है दोस्तों, जो महासूत देवता हैं ये अलग अलग 4 भाई हैं। पहला चालदा महासू, पबाशिक महासू, पाक्षिक महासू और बोथा महासू। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? चालदा महासू, पबाशिक महासू, पाक्षिक महासू और बोथा महासू। तो ये क्या है? महासू देवता के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग भाई हैं। दोस्तों आगे अगर हम बात करें कि इनके त्योहारों की हम बात कर रहे हैं, तो दीपावली के अवसर पर क्या बोला मैंने? दीपावली के अवसर जौनसारी लोग क्या करते हैं? भैला भलैया नृत्य करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दीपावली में भैला भलैया नृत्य किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है, जो ये दीपावली के अवसर पर करते हैं। जबकि आप लोगों ने देखा था जब हमने थारू जनजाति पढ़ी थी, तो थारू लोग क्या कर रहे थे? इस दीपावली के पर्व को शोक पर्व के रूप में मना रहे थे। कौन से? थारू लोग। ठीक है, दीपावली पर पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी या भिरुड़ी नृत्य किया जाता है। देखो 2 नृत्य हो गए दीपावली के अवसर पर। एक तो हो गए भैला भलैया नृत्य, दूसरा पत्तेबाजी या भिरुड़ी नृत्य किया जाता है जौनसारी जनजाति द्वारा। विजयदशमी को जौनसारी लोग पयाता के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि विजयदशमी को जौनसारी जनजाति द्वारा किस रूप में मनाया जाता है, तो पायता के रूप में या पयाता के रूप में मनाया जाता है। पंचाई या दशहरा को जौनसारी लोग पांडवों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो पंचाई या दशहरा का त्योहार है ये क्या मनाते हैं? पांडवों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। अठोई, अठोई क्या है? इनका जौनसारी जनजाति का त्योहार है और ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं किस रूप में? अठोई के रूप में। जौनसारी में जो भेड़ पालक संबंधी जनजाति होती है वो नुड़ाई का त्योहार मनाती है। कौन सी? नुड़ाई का त्योहार मनाती है। और इसी नुड़ाई त्योहार में ये क्या करते हैं? सील गुरुजी को, इनके जो देवता हैं सील गुरुजी, उनको क्या करते हैं? रोट का प्रसाद भेंट चढ़ाते हैं। किसमें? इस नुड़ाई के त्योहार में। जौनसारी जनजाति द्वारा संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, तो भैरोली त्योहार है या भिरोली त्योहार है। कौन सा? संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार। अब मैंने कहा कि ये भेड़ पालक इनके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों इन्हीं के अंतर्गत एक समुदाय है भेड़ाल या खड़वाल समुदाय। कौन सा? क्या बोला मैंने? भेड़ाल या खड़वाल समुदाय। दोस्तों जो ये भेड़ाल या खड़वाल समुदाय है ये फतेह पर्वत की तलहटी में उत्तर काशी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? भेड़ाल या खड़वाल समुदाय। यही भेड़ाल या खड़वाल समुदाय है जो शमसू या शमेश्वर देवता की स्तुति करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शमसू या शमेश्वर देवता का संबंध किससे है, तो भेड़ाल या खड़वाल समुदाय से संबंधित है। ठीक है, और शमसू देवता किसको समर्पित है, तो कर्ण के लिए समर्पित मंदिर है। कौन सा? शमसू या शमेश्वर देवता का मंदिर। दोस्तों जो ये भेड़ाल या खड़वाल समुदाय होती है यह जाति नथ के समान मुर्का आभूषण का प्रयोग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ये मुर्का आभूषण है। ठीक है, अगर पूछा जाए मुर्का आभूषण शरीर के किस भाग में पाया जाता है, पहना जाता है, तो नाक में पहना जाता है। क्योंकि ये नथ के समान है तो हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाक में करते हैं। तो इसलिए क्या है? मुर्का आभूषण। या पूछा जाए कि मुर्का आभूषण का संबंध किससे है? भेड़ाल या खड़वाल समुदाय से संबंधित है, और वो नहीं होगा तो जौनसारी से संबंधित है। ठीक है,
तिमड़िया आभूषण का प्रयोग गले में करते हैं, अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, तिमड़िया आभूषण का प्रयोग ये लोग क्या करते हैं, गले में करते हैं। ठीक है। भयाड़ा, दोस्तों भयाड़ा या भ्याड़ा एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है, पशुपालन हेतु मुख्य निवास, जो पशुपालन हेतु मुख्य निवास स्थान होता है वो कहलाता है भयाड़ा। भेंटा, भेड़ बकरियों के साथ अस्थायी निवास करना, भेंटा कहलाता है कि आदमी कहाँ जा रखा है, भेंटा जा रखा है, यानी अपने भेड़ बकरियों के साथ जा रखा है अस्थायी निवास करने। और मिर्जाई कहलाता है, ऊन से बना ऊपरी वस्त्र जो होता है वो मिर्जाई कहलाता है। ये तीन चीजें याद रखना, भयाड़ा पशुपालन हेतु जो मुख्य निवास स्थान होता है वो बिहाड़ा कहलाता है, भेंटा कहलाता है भेड़ बकरियों के साथ जो जा रखा है अस्थायी रूप से निवास कर रहा है, और मिर्जाई कहलाता है ऊन से बना ऊपरी वस्त्र मिर्जाई कहलाता है। इसी भेंटा के अंतर्गत एक चीज आता है, मैंने कहा कि भेड़ बकरियों के साथ अस्थायी निवास कहाँ कर रहा है, अस्थायी निवास छानी में, छानी, मरड़ा, ये जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां जाकर के जो क्या करते हैं, भेड़ बकरियों के साथ अस्थायी निवास करते हैं वो लोग भेंटा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना भेड़ाल या खड़वाल, और इससे इंपॉर्टेंट है मुर्का आभूषण और तिमड़िया आभूषण। अगला है इनका मरोज उत्सव। दोस्तों ये मरोज उत्सव है, जो ये मरोज उत्सव जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है क्योंकि फॉन्ट चेंज करने में दिक्कत आ रही है। मरोज उत्सव दोस्तों जो है जौनसारी जनजाति द्वारा क्या है, मनाया जाता है। कौन सा, मरोज उत्सव। और अगर पूछा जाए कि मरोज उत्सव का मुख्य पकवान क्या है, तो गीमा मरोज उत्सव का क्या है, मुख्य पकवान है। ठीक है। भिरोली का त्योहार मैंने आगे भी बोला, जौनसारी क्षेत्र में संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। कौन सा, भिरोली का त्योहार। अब दोस्तों जौनसारी के प्रमुख मेले, ठीक है, जौनसार के प्रमुख मेले की अगर हम बात करें तो मौन मेला इनका प्रमुख मेला है। जौनसारी जनजाति द्वारा दो प्रकार के मौन का प्रयोग किया जाता है, तीन प्रकार होना था, पहला मच्छ मौन, दूसरा जात्रिया मौन और तीसरा ओदी मौन। ठीक है, ये तीन प्रकार के मौनों का प्रयोग किया जाता है किसके, जौनसारी जनजाति द्वारा। मच्छ मौन आपको पता है अगलार नदी में मछलियां पकड़ के शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, और जात्रिया मौन के अंतर्गत इस दिन लोग क्या करते हैं, अपनी यात्रा पे या यात्रा पे निकल जाते हैं। बिशु मेला दोस्तों जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। कौन सा, बिशु मेला। ठीक है, जौनसार क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है बिशु मेला। और इसी जो ये बिशु मेला लगता है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो चौली थाट से होता है। कहाँ से, चौली थाट से होता है। दोस्तों इस बिशु मेले में जंगबाजी नृत्य किया जाता है। अगर पूछा जाए जंगबाजी नृत्य का संबंध किससे है, तो जौनसारी जनजाति से। पत्तेबाजी नृत्य, भैला भलैया नृत्य, ठीक है, ये बिशु मेले में किया जाता है। इसी जंगबाजी नृत्य को दौड़ा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दौड़ा नृत्य भी कहा जाता है। पांचों का मेला दोस्तों, जो पांचों का मेला किससे संबंधित है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है, और जेठ माह में इस पांचों का मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इनका एक अन्य समुदाय है कुथलिया बोरा समुदाय। यह जो कुथलिया बोरा समुदाय है मुख्य रूप से दोस्तों पिथौरागढ़ क्षेत्र में निवास करता है, और इस समुदाय का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हरगोविंद पंत ने सरयू नदी तट पर किया था 17 अप्रैल 1940 को। और आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि किस समुदाय का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हरगोविंद पंत ने सरयू नदी के तट पर कराया था, तो कुथलिया बोरा समुदाय का कराया था। या कुथलिया बोरा समुदाय का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हरगोविंद पंत ने कब कराया था, तो 17 अप्रैल 1940 को सरयू के तट पे कराया था। हरगोविंद पंत वही व्यक्ति हैं जिन्हें सल्ट का गांधी कहा जाता है। अगर पूछा जाए सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत को कहा जाता है। आपका क्या, सल्ट का गांधी। ठीक है, इस समुदाय का प्रमुख मेला बोरानी मेला है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोरानी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। और बोरानी मेले का संबंध किससे है, तो कुथलिया बोरा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, जो ये बोरानी मेला है दोस्तों, इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को बेरीनौग में किया जाता है। ठीक है, ये बोरानी मेला कहाँ लगता है, बेरीनौग में लगता है, जो कुथलिया बोरा समुदाय से संबंधित है। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहां से आने वाले टाइम में। जौनसारी जनजाति के लोक नृत्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हारुल इनका प्रमुख नृत्य है। कौन सा, हारुल नृत्य। ठीक है,
या इसी हारुल को परात नृत्य भी कहा जाता है। हारुल नृत्य का संबंध किससे है अगर पूछा जाए तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। किससे? जौनसारी जनजाति। इससे पहले हमने भोटिया जनजाति में देखा था, कौन सा, जिसमें रुमाल बांध करके कर रहे थे वो नृत्य, अभी ध्यान नहीं आ रहा। लास्ट नृत्य करते हैं एक ये लोग, ठीक है, नई अनाज के खुशी में 65 नृत्य कर रहे थे भोटिया लोग अपने मेहमानों को खुश करने में, ठीक है। तो इन्हीं के समान जो हारुल नृत्य है, हारुल नृत्य किससे संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि जो हारुल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम जौनसारी जनजाति के अन्य नृत्यों की बात करें तो आंडे कंडे डांस का संबंध किससे है? जौनसारी जनजाति से है। पोणे नृत्य, अच्छा वो हम रुमाल हाथ में बांध के जो कर रहे थे वो पोणा नृत्य था। देखो वो क्या था? पोणा नृत्य था, याद आ गए, पोणा नृत्य था। और ये क्या है? पोणई नृत्य है। ये दो अलग अलग नृत्य हैं, कंफ्यूज मत होना, पोणा नृत्य और पोणई नृत्य। पोणा नृत्य भोटिया जनजाति से संबंधित है और पोणई नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। झेला नृत्य, जंगबाजी नृत्य, अभी मैंने कहा था विश्व मेले में किया जाता है। मरोज उत्सव और मरोज नृत्य का संबंध भी किससे है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। दोस्तों जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वारदा नाटी का संबंध किससे है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। जौनसार के प्रमुख लोकगीत हारुल, मांगल और केदार छाया, बिरासू हैं। अगर पूछा जाए हारुल, मांगल, केदार छाया और बिरासू किसके लोकगीत हैं तो जौनसारी जनजाति के लोकगीत हैं। अब अगर हम बात करें जौनसार जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था, दोस्तों जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक पंचायत होती है। जौनसारी जनजाति में पंचायत कौन सी होती है? खुमरी। या पूछा जाए खुमरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। खुमरी पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम शाणा कहलाता है। कौन कहलाता है? ग्राम शाणा। और खुमरी के ऊपर होती है दोस्तों खत खुमरी। खत खुमरी का मुखिया कौन होता है? खत शाणा होता है। कौन होता है? खत शाणा होता है, ठीक है। दोस्तों तीन चीजें याद रखना, खुमरी पंचायत होती है, ग्राम शाणा, ग्राम शाणा, ग्राम शाणा के ऊपर होता है कौन? खत शाणा। और खत शाणाओं में से एक श्रेष्ठ व्यक्ति चुना जाता है जिसे कहते हैं चौतरु शाणा। क्या कहते हैं? चौतरु शाणा। तो ये तीन भागों में विभाजित होती है किसकी? जौनसारियों की सामाजिक ये राजनीतिक व्यवस्था को। अब मैंने कहा कि ग्राम शाणा, खत शाणा, चौतरु शाणा, बिस्टाड़ा, इनकी उस्टाड़ा और बिस्टाड़ा प्रथा किससे संबंधित है तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। और बिस्टाड़ा के अंतर्गत क्या करते हैं कि जब हम पंचों को बुलाते हैं, यानी ग्राम, अगर ग्राम लेवल पे बुलाएंगे तो खत ग्राम शाणा, खत शाणा या चौतुर शाणा, इनमें से किसी भी लेवल पे जो पंचों को बुलाया जाता है उनको जो पिठाई लगाई जाती है, लिफाफे पकड़ाए जाते हैं, ठीक है, लिफाफा तो समझ गए होंगे, बचपन में सबने इसके मजे लिए हैं। तो बिस्टाड़ा जो प्रथा होती है वो पिठाई लगाने की वो परंपरा है। उस्टाड़ा यदि किसी भी पक्ष को फैसला समझ ना आए तो उसके लिए जो दंड लिया जाता है वो उस्टाड़ा प्रथा है। इसलिए बिस्टाड़ा और उस्टाड़ा प्रथा का संबंध किससे है तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। पूट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? खुमरी के फैसले को न मानने वाला दंड। अगर किसी ने जो ग्राम शाणा, खत शाणा या चौधरी शाणा किसी ने भी जो फैसला दिया, अगर कोई उस फैसले को नहीं मानता है तो उस पर एक दंड लगता है जिसे पूट के नाम से जाना जाता है, त्याड़ा। खुमरी द्वारा किया गया सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। जब खुमरी समिति के द्वारा किसी भी व्यक्ति का या किसी भी परिवार का जो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है वो कहलाता है त्याड़ा के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से? त्याड़ा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं जौनसार के प्रमुख व्यक्ति। दोस्तों जौनसार के प्रमुख व्यक्ति अगर पूछा जाए जौनसार समाज के प्रथम समाज सेवी कौन है तो केदार सिंह जौनसार समाज के प्रथम समाज सेवी हैं। जौनसार समाज में महिला उत्थान किसने किया? देविका चौहान ने किया। अगर पूछा जाए जौनसार की प्रथम महिला ग्रेजुएट कौन है तो देविका चौहान जौनसारी समाज की प्रथम महिला ग्रेजुएट हैं। जौनसार की राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? गुलाब सिंह को कहा जाता है, ठीक है। जौनसार के प्रथम कवि पूछे तो पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं। कौन? पंडित शिवराम हैं।
और पंडित शिवराम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वीर केसरी है। और आपको पता है वीर केसरी चंद मेला किससे संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित मेला है। कहाँ लगता है? चौलीथाट में लगता है। कब लगता है? तो 3 मई को लगता है। और ये कौन थे? तो 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा दी गई थी, आजाद हिंद फौज में थे। ठीक है, इसीलिए 3 मई को इनकी याद में चौलीथाट में मेला लगता है। और ये किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो इम्फाल के युद्ध में शहीद हुए थे। किस युद्ध में? इम्फाल के युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए फादर ऑफ जौनसार भंवर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो भाऊ सिंह चौहान है जो फादर ऑफ जौनसार भंवर सम्मान से सम्मानित हैं। जौनसार के आधुनिक कवि कौन है? तो रतन सिंह जौनसारी हैं। कौन है? रतन सिंह जौनसारी हैं। देविका चौहान और कृपा राम जोशी जौनसार के समाज सेवी हैं। कौन कौन? देविका चौहान और कृपा राम जोशी। देविका चौहान वही है जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, और जौनसार क्षेत्र की प्रथम महिला ग्रेजुएट पूछे तो वो भी कौन है? देविका चौहान है। ठीक है, जौनसार के संगीत के जनक कौन है? नंदलाल भारती हैं, जिन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया। कब? 2017 में। तो दोस्तों ये जौनसार समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। तो यहाँ पे हमने जौनसारी जनजाति को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।